गुड आफ्टरनून ऑल। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था दैट इज़ चैप्टर 2 सॉल्यूशंस, और जो लास्ट टॉपिक हमने छोड़ा था वो था सॉल्युबिलिटी। हमने सॉल्युबिलिटी देख ली थी क्या होती है, हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स चेक कर लिया था कि व्हाट आर द फैक्टर्स, उसमें हमने नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, और सेकंड फैक्टर हमने टेम्परेचर का डिस्कस किया था। जो हम सेकंड टॉपिक कर रहे थे दैट इज़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो अगर हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की, तो इसमें हमने एक फैक्टर डिस्कस कर लिया था दैट इज टेम्परेचर। और टोटल हमें कितने फैक्टर्स डिस्कस करने थे, हमें यहाँ पे दो फैक्टर्स डिस्कस करने थे, एक टेम्परेचर था और दूसरा हमारे पास प्रेशर। तो अगर हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, मतलब कोई भी गैस किसी लिक्विड में कितना डिसॉल्व हो सकती है या कितना डिसॉल्व होगी, वो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो हमने टेम्परेचर का फैक्टर देख लिया था कि अगर हमारे पास एक कंटेनर है और यहाँ पे हमने क्या रखा है, लिक्विड भरा हुआ है, और यहीं पे हमने क्या डाली है, गैसेस डाली हैं। तो अगर ये कंटेनर हमारे पास क्लोज है और हम क्या कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, मतलब हम इसे हीट कर रहे हैं, तो ऑन हीटिंग क्या होगा, हीट करने पे जो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं वो इधर उधर जाना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब वो एक्सपैंड होना स्टार्ट होते हैं। तो ये जो गैस यहाँ पर डिसॉल्व हो भी रही थी वो भी क्या हो जाएगी, बाहर निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब लिक्विड के अंदर जो गैस डिसॉल्व हो रही थी वो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस की इन लिक्विड वो डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो रैंडम मोशन स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से जो यहाँ पे गैस डिसॉल्व है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीजेस, राइट। ये हमने पहला फैक्टर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। हम सेकेंड फैक्टर की बात करते हैं दैट इज प्रेशर, कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट होगा। और ये जो फैक्टर है प्रेशर का जो कि सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड है वो हमें बताया था हेनरीज ने। तो हेनरी लॉ हमारा प्रेशर पे बेस्ड है। प्रेशर का मतलब कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये हमें बताया है हेनरी ने, राइट। अब अगर हम बात करते हैं कि सेम हमारे पास एक कंटेनर है और हमने क्या किया, उसमें लिक्विड और गैस दोनों भरी हैं। ये रहा एक कंटेनर और यहाँ पे हमारे पास लिक्विड भी है और यहाँ पे हमने गैसेस भी भर दिए। तो ये रही गैसेस और ये कंटेनर हमने कर दिया है क्लोज, राइट। अब कंडीशन ये है कि हम प्रेशर से रिलेशन पढ़ रहे हैं, किसका, सॉल्युबिलिटी का। तो हम पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। तो हमें इन दोनों में रिलेशन चेक करना है क्या होगा। तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, सपोज हमारे पास यहाँ पे लगा है पिस्टन, ये लगा है हमारे पास पिस्टन, और अब हमने क्या किया, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट किया, यहाँ हमने वेट्स रख दिए। तो होगा क्या कि प्रेशर अप्लाई होना स्टार्ट होगा, विच मीन्स जैसे ही हमने यहाँ पे वेट रखे ये पिस्टन नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो पिस्टन नीचे जाने का मतलब है वी आर इंक्रीजिंग द प्रेशर। तो अगर हम यहाँ पे प्रेशर को बढ़ाते हैं मतलब ये पिस्टन क्या होगा, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही ये पिस्टन पे प्रेशर लगेगा ये डाउनवर्ड्स जाएगा और ये जो गैसेस हैं ये लिक्विड में डिसॉल्व होना स्टार्ट कर देगी। तो अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो जो सॉल्युबिलिटी है ऑफ गैस इन लिक्विड विल इंक्रीज। जैसे जैसे हमने प्रेशर बढ़ाया ये सारी की सारी गैसेस यहाँ पे डिसॉल्व होना स्टार्ट हो गई और गैस डिसॉल्व हो रही है मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो उस टाइम पे सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, विच मीन्स प्रेशर और सॉल्युबिलिटी आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है। अब सॉल्युबिलिटी को हम किस टर्म से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि एज सच सॉल्युबिलिटी का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो सॉल्युबिलिटी को हम कैसे डिनोट करेंगे। तो अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे कि सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, तो सॉल्युबिलिटी हम बात कर रहे हैं गैसेस की।
मतलब जैसे जैसे मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगी, ये जो गैस का मास है इसमें वो ज्यादा डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी को हम ये बोल सकते हैं कि हम गैस के मास की बात कर रहे हैं, मास ऑफ गैस, कि जैसे जैसे हमने प्रेशर बढ़ाया ज्यादा ज्यादा गैस क्या हुई, डिसॉल्व होनी स्टार्ट हो गई। अब हमें ये पता है कि मास और मोल्स आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, यही रिलेशन था। तो देखो मास और मोल्स आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, विच मीन्स हमारे कहने का मतलब ये है कि ये जो गैस का मास है वो लिक्विड में बढ़ रहा है, कि जैसे जैसे हमने प्रेशर बढ़ाया ज्यादा ज्यादा गैस डिसॉल्व होना स्टार्ट हुई, मतलब मास बढ़ गया गैस का, राइट। अगर मास ऑफ गैस बढ़ जाएगा तो जिसका मतलब है मोल्स भी बढ़ जाएंगे, राइट। और मोल्स के रिस्पेक्ट में हम इसमें फॉर्मूला जो हम लगा सकते हैं वो है मोल फ्रैक्शन का, कि अगर हम क्या करें, मोल्स के अकॉर्डिंग हम चेक करें कि कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म यहाँ पे यूज होनी चाहिए, तो वो हमारे पास हो जाएगी मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये जो हम कंडीशन की बात कर रहे हैं ये कंडीशन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब अगर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है तभी ये कंडीशन लगेगी। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के लिए जो हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज करेंगे वो हमारे पास हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्यों, क्योंकि सॉल्युबिलिटी से हमारा मतलब है मास ऑफ गैस से, कि उतना ही ज्यादा गैस हमारे पास डिसॉल्व हो रही है। मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल्स के, और मोल्स के रिस्पेक्ट में हमने इंडिपेंडेंट टर्म कौन सी ली है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन वाली। तो अगर मैं शॉर्ट में बात करूं कि हम यहाँ पे मैथमेटिकली इसको कैसे बताएंगे कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब अगर हमें हेनरीज लॉ को ही डिफाइन करना है तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम इसे बिल्कुल ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं दैट प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस is directly proportional to the solubility of gas in liquid at constant temperature। क्योंकि अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख रहे हैं, सपोज टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज किया, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये गैसेस की सॉल्युबिलिटी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट पे सॉल्युबिलिटी चेक कर रहे हैं, राइट। तो अगर बात करते हैं हेनरी लॉ को दूसरे वर्ड्स में कैसे डिफाइन करेंगे, तो हमने क्या किया, सॉल्युबिलिटी की जगह पे ही मोल फ्रैक्शन रखा है। तो इसी को अगर हमें दूसरे वर्ड्स में डिफाइन करना है तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। तो गैस का जो भी मोल फ्रैक्शन होगा उस लिक्विड में वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये जो बात हो रही है ये कांस्टेंट टेम्परेचर की बात हो रही है। तो ये तो हो गया हेनरी लॉ, और ऐसे ही हम इसे डिफाइन करते हैं। अब आते हैं इसके फॉर्मूले पे। अब जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट हमारे पास होगा k, और क्योंकि ये हेनरी का कांस्टेंट है तो इसे हम स्पेसिफाई कर देते हैं kh और इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, राइट। तो प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये हो गया, और ये हो गया हमारे पास हेनरी लॉ का न्यूमेरिकल फॉर्म। इससे हम न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। अब अगर सपोज क्वेश्चन ये आता है कि हेनरीज कांस्टेंट और सॉल्युबिलिटी में क्या रिलेशन है, सॉल्युबिलिटी मतलब मोल फ्रैक्शन की यहाँ पे बात हो रही है, कि अगर मैं बात करती हूँ KH और सॉल्युबिलिटी तो दोनों में क्या रिलेशन होगा। दोनों के रिलेशन से मतलब है कि अगर हेनरी कांस्टेंट ज्यादा है तब सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, या हेनरी कांस्टेंट कम है तब सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो अगर हम बात करते हैं इन दोनों से, तो ये है हमारे पास मल्टीप्लाई में, नीचे जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि जितना ज्यादा हेनरी कांस्टेंट होगा उतनी ही कम सॉल्युबिलिटी होगी किसी भी गैस की।
तो हेनरी कांस्टेंट अगर ज्यादा है तो गैस हमारा कम सोल्यूबल होगा, हेनरी कांस्टेंट अगर कम है तो गैस हमारी ज्यादा सोल्यूबल होगी। अब अगर हम बात करें कि हेनरी कांस्टेंट डिपेंड किस पे करती है तो ये कांस्टेंट पर, या इस कांस्टेंट की कोई वैल्यू है या इसकी वैल्यू अलग अलग है अलग अलग गैसेस के लिए, तो हेनरी कांस्टेंट डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस पे, नेचर ऑफ गैस, कि अगर हमारे पास गैस अलग होगी तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू भी अलग होगी। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हेनरी कांस्टेंट की कुछ और वैल्यू है, ऑक्सीजन के लिए हेनरी कांस्टेंट की कुछ और वैल्यू है। ऐसे ही कोई और गैस आर्गन, हीलियम, इन सब के लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग है। तो हेनरी कांस्टेंट डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे, जितनी ज्यादा इस हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू होगी उतनी ही वो गैस कम सोल्यूबल होगी। तो अब हमने कहा कि एक गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट तो फिक्स है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसका हेनरी कांस्टेंट फिक्स होगा, लेकिन क्या हर टेम्परेचर पे फिक्स होगा? नहीं। हमने अभी यहाँ पे बोला कांस्टेंट टेम्परेचर, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फॉर एग्जांपल 298 केल्विन है तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो KH की वैल्यू है वो कुछ और होगी। अगर वो 298 केल्विन 300 केल्विन बन जाएगा तो वहां पे सेम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वैल्यू कुछ और होगी। तो हेनरी कांस्टेंट टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अब अगर हम ये बात करें कि टेम्परेचर और हेनरी कांस्टेंट में क्या रिलेशन है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, तो ये हम सॉल्युबिलिटी से आराम से चेक कर सकते हैं। अब हमें ये पता चल गया कि जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हेनरी कांस्टेंट के, हमें ये पता है, और हमें इसी का रिलेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू, हमें इसका रिलेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, कि KH और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है। तो मैं इसका रिलेशन निकाल लेती हूँ, उससे मुझे पता चल जाएगा क्या रिलेशन है। तो अगर मैं बात करती हूँ सॉल्युबिलिटी की और टेम्परेचर की एंड T, तो जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, अभी हमने पहले पॉइंट में पढ़ा कि हम अगर इसको हीट करना स्टार्ट करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो ये गैस बाहर जाती जाएगी, विच मीन्स सॉल्युबिलिटी हो जाएगी कम। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, ये हमने अभी पढ़ा। मतलब मैं इसे कुछ ऐसे लिख सकती हूँ दैट टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यही बात हुई। हमें क्या करना है, टेम्परेचर और हेनरी कांस्टेंट का रिलेशन निकालना है। हमें ये पता है कि मोल फ्रैक्शन और हेनरी कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हमें ये भी पता है कि ये सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यही तो बात हुई, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी तो कम हो जाएगी। तो बस इस फॉर्मूले को यहाँ पे रख दो। तो हमें पता है सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्स रिलेशन पे चल रही है। ये रहा सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर का इनवर्स रिलेशन, विच मीन्स टेम्परेचर एंड हेनरीज कांस्टेंट आपस में डायरेक्टली रिलेटेड हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो ये MCQs में आता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन हेनरीज कांस्टेंट। तो हेनरीज कांस्टेंट नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है कि अगर गैसेस डिफरेंट हैं तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। साथ साथ अगर टेम्परेचर चेंज हो जाता है तब भी हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट होगी, राइट। तो हमने यहाँ पे ये देख लिया कि हेनरीज लॉ होता क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। तो ये रही मैथमेटिकल फॉर्म, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की यहाँ पे बात हो रही है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस से मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड, यही होता है अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हमारा लिक्विड और गैस का था तो अपॉन टोटल मोल्स आ गए, राइट। तो ये हो गया इसका न्यूमेरिकल फॉर्म। हेनरी कांस्टेंट अगर हम बात करते हैं तो सॉल्युबिलिटी से कैसे रिलेटेड है, तो दोनों में इनवर्स रिलेशन है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। और टेम्परेचर और हेनरीज कांस्टेंट में क्या रिलेशन है, तो इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, राइट। तो ये हो गया हमारे पास हेनरीज लॉ होता क्या है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द हेनरी लॉ, इसकी एप्लीकेशंस और क्या क्या है। तो मेनली हमें यहाँ पे 3 एप्लीकेशन इसके डिस्कस करनी है कि हेनरी लॉ कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। तो एप्लीकेशन में हमारे पास सबसे पहली एप्लीकेशन है एप्लीकेशंस फर्स्ट
ऑन सॉफ्ट ड्रिंक्स, या बोलो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, सोडा वाटर, कुछ भी बोल सकते हैं, कि हम जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसमें क्या होता है, उसको टाइटली सील किया जाता है। अब उसे सील क्यों किया जाता है, या बोलो कि जब हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं तो फिज क्यों आती है, तो वो जो फिज है वो है कार्बन डाइऑक्साइड की। हुआ क्या कि हमारे पास एक लिक्विड था बॉटल में, ये सपोज हमारी एक बॉटल है और इसमें भरा है लिक्विड, राइट, और इसमें हाई प्रेशर में क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व किया जाता है और तब उसे टाइटली सील कर देते हैं। सील करने का मतलब यह है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एस्केप ना कर जाए, जिसकी वजह से जब हम बॉटल को खोलते हैं तो अंदर हमारे पास गैस थी हाई प्रेशर में, तो वो एकदम से क्या करती है, फिज बनाती है। पूरी गैस जो डिसॉल्व थी वो नीचे से ऊपर आना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो बाहर जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जितने फिनोमेनास हैं स्पॉन्टेनियस या बोलो नेचुरल फिनोमेना, वो हाइयर से लोअर की तरफ ही जाते हैं, कि अगर जहाँ पे कोई चीज़ ज़्यादा है वो हमेशा कम की तरफ ट्रैवल करेगी। किसी जगह पे अगर कोई फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, वो ज़्यादा है, तो वहाँ से वो लोअर की तरफ ट्रैवल करती है। तो हमेशा होता क्या है, हाई कंसंट्रेशन से चीज़ें लो कंसंट्रेशन में ट्रैवल करती है। चाय गर्म है मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हाई टेम्परेचर से वो लो टेम्परेचर पे अपने आप आएगी, नेचुरल फिनोमिना। बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। जैसे ही हमने कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोली, जो ये हाई प्रेशर पे गैस डिसॉल्व की गई थी, ये टुवर्ड्स एटमॉस्फेयर, जहाँ का प्रेशर लो है, ये उस तरफ आ जाती है। तो यहाँ पे हेनरी लॉ लगा कैसे, कि हमने हाई प्रेशर पे एक्सेस ऑफ प्रेशर लगाया, जिसकी वजह से ज़्यादा गैस डिसॉल्व हो गई। और हेनरी लॉ भी यही था कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। तो हमने क्या किया, प्रेशर बढ़ाया, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी बढ़ गई और वो गैस इस लिक्विड में डिसॉल्व हो गई। तो हम कार्बोनेटेड वाटर बोलो, सोडा वाटर बोलो, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सब इसी का एग्जाम्पल है कि हाई प्रेशर पे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कोल्ड ड्रिंक्स में फिज आ जाती है, राइट। सेकंड अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो सेकंड एग्जाम्पल हमारे पास है हेनरीज लॉ। हमारा यूज होता है स्कूबा डाइविंग अपैरेटस में, स्कूबा डाइविंग अपैरेटस। अब स्कूबा डाइविंग के जो इंस्ट्रूमेंट्स या अपैरेटस होते हैं, उसमें होता क्या है कि जो भी स्कूबा डाइवर जा रहा है अंडर वाटर, ये है पानी, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक स्कूबा डाइवर जाएगा, ये रहा हमारा स्कूबा डाइवर। तो स्कूबा डाइवर्स क्या करते हैं, अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर मतलब जिसमें ऑक्सीजन भरी हुई है। अब होगा क्या कि अगर ये पहले नॉर्मल एटमॉस्फेयर में है, तो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर है कम कंपेयर टू वो प्रेशर जो वो अंडर वाटर उसे महसूस हो रहा है। तो जब वो ऊपर था तो यहाँ पे प्रेशर था कम, राइट। अब जैसे ही वो अंडर वाटर गया, तो अंडर वाटर होगा क्या, एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो लग ही रहा है, साथ में ये जो पानी है, इस पानी का भी तो प्रेशर उस पर लग रहा होगा। तो अंडर वाटर जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, राइट। अब प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या हुआ, जो सॉल्युबिलिटी थी किसकी, गैस की इन लिक्विड। तो गैस क्या है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर में गैस भरी हुई है, गैस इन लिक्विड। लिक्विड क्या है, लिक्विड हमारा ब्लड है, तो जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो ठीक है, ऑक्सीजन तो ब्लड में डिसॉल्व हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब है कि इसके अंदर जो गैस भरी है वो तो नॉर्मल गैस है ना जो एटमॉस्फेयर में होती है, तो उसमें सबसे ज्यादा कंटेंट होता है नाइट्रोजन का, 70 to 78% नाइट्रोजन का अमाउंट होता है। तो जैसे ही ये स्कूबा डाइवर अंडर वाटर जाएगा, प्रेशर इंक्रीज, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, यही है हेनरी लॉ। तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज तो हो गई, सारी गैसेस की होगी, तो नाइट्रोजन जो सबसे ज्यादा है उसकी तो ऑब्वियसली होनी ही चाहिए। तो ये जो नाइट्रोजन है ये ब्लड में जाके डिसॉल्व होती रहेगी, राइट। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे प्रेशर ज्यादा था, तो सॉल्युबिलिटी गैस की बढ़ गई लिक्विड में। अब जैसे ही ये डाइवर वापस ऊपर आया, तो देखो प्रेशर हो गया कम, वाटर का प्रेशर खत्म हो गया, तो प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम होने की वजह से क्या हुआ, जो सॉल्युबिलिटी थी वो भी कम हो गई, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉल्युबिलिटी भी कम। तो जैसे ही सॉल्युबिलिटी कम हुई, अब ये जो डिसॉल्व नाइट्रोजन थी इन ब्लड, ये बाहर आना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। क्योंकि नाइट्रोजन इजीली डिसॉल्व होती नहीं है, हम उसे हाई प्रेशर लगा रहे हैं
तब जाके वो डिसॉल्व हुई। तो जैसे ही प्रेशर कम हुआ, सॉल्युबिलिटी कम हो गई, तो ये जो नाइट्रोजन है ये ब्लड से बाहर आना स्टार्ट हो जाएगी। बाहर कैसे आएगी? जो हमारी वेन्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, वहां पे ये बबल्स फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगी। बबल फॉर्मेशन की वजह से क्या होगा? हमारी कैपिलरीज में ब्लॉकेज आ जाएगी, और ये जो मेडिकल कंडीशन है इसी को हम बोलते हैं बेंड्स, BENDS, बेंड्स। तो बेंड्स एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जब हमारी कैपिलरीज, वेन्स क्या होती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, और ड्यू टू दैट मेडिकल इलनेस या बोलो कभी कभी डेथ भी हो सकती है। तो इस कंडीशन को कम करने के लिए या बोलो टू डिक्रीज दी बेंड्स, ये कंडीशन कम करने के लिए क्या किया कि इस ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम का कुछ अमाउंट डाल दिया। अब हीलियम का कुछ अमाउंट का मतलब है इसका पहले तो यूज क्या होगा? तो यूज ये है कि हीलियम ब्लड में स्पेरिंगली ही सॉल्यूबल होती है, इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम है, तो हीलियम इजीली डिसॉल्व होगी नहीं। तो इसका काम क्या हुआ? एक तो ये कि नाइट्रोजन जो इतनी सारी डिसॉल्व हो रही है उसको ये कम कर देगी, राइट? क्यों? क्योंकि हीलियम उतनी ज्यादा डिसॉल्व होती ही नहीं है। दूसरा इसका ये है कि यहाँ पे जो ये एयर प्रेजेंट है इसको हीलियम क्या करती है? डाइल्यूट कर देती है। जैसे अगर हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड HCl है और हम क्या करते हैं, उस HCl को थोड़े से पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो डाइल्यूट हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हुआ। यहाँ पे हमारे पास पूरी एटमॉस्फेरिक गैसेस थी, हमने क्या किया, उसमें हीलियम का कुछ अमाउंट डाला जिसकी वजह से ये गैसेस थोड़ी सी डाइल्यूट हो गई। ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का अमाउंट कम हो गया। नाइट्रोजन की जगह क्या क्या हमारे पास आने लग गया? हीलियम। तो अगर वो अंदर जा भी रहा है तो हीलियम का अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा है, ब्लड में वो डिसॉल्व नहीं होती है, तो वो इजीली डिसॉल्व नहीं होगी, जिसकी वजह से जो बेंड्स की कंडीशन है ये डिक्रीज हो जाएगी, राइट? तो स्कूबा डाइविंग में भी जो फिनोमेना हमारे पास लगा कि अंदर गए, प्रेशर बढ़ा, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई नाइट्रोजन की इन ब्लड, जैसे ही बाहर आए प्रेशर कम, सॉल्युबिलिटी कम हो गई, जिसकी वजह से जो वेन्स थी, जो हमारे पास कैपिलरीज थी, वो ब्लॉक होना स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि सॉल्युबिलिटी कम होने की वजह से वो गैस इन फॉर्म्स ऑफ बबल बाहर आनी स्टार्ट हो गई। जैसे ही वो बाहर आनी स्टार्ट होगी तो वो हमारी कैपिलरीज को ब्लॉक कर देगी एंड ड्यू टू दैट मेडिकल इलनेस हो सकती है। उस कंडीशन को बोलते हैं बेड्स। इसी कंडीशन को डिक्रीज करने के लिए क्या किया गया? इसी गैस को डाइल्यूट किया गया। कैसे डाइल्यूट किया? बाय एडिंग हीलियम। 10 से 11% हीलियम डाली जाती है, उससे होगा क्या? गैस भी डाइल्यूट हो जाएगी और जो इतनी सारी नाइट्रोजन हमारे पास मिल रही थी उसका अमाउंट थोड़ा सा कम हो जाएगा, एज हीलियम इज स्पेरिंगली सॉल्यूबल, राइट? तो बेंड्स की कंडीशन खत्म नहीं हुई है, सिर्फ डिक्रीज हुई है। टू डिक्रीज द कंडीशन ऑफ बेंड हीलियम ऐड की जाती है ऑक्सीजन सिलेंडर्स में, राइट? तीसरा हमारे पास इसका एप्लीकेशन क्या होगा? तो तीसरा एप्लीकेशन है हमारे पास एट हाई ऑल्टीट्यूड्स। तो हाई ऑल्टीट्यूड्स पे पहले होता क्या है? तो फॉर एग्जाम्पल कि कोई पर्सन है जो माउंटेनियरिंग का बहुत शौक रखता है, क्लाइंबिंग का उसे बहुत शौक है, तो जब भी कोई पर्सन सपोज किसी ऑल्टीट्यूड पे है, यहाँ पे कोई है और कोई पर्सन है जो नीचे प्लेन्स पे है, लाइक एक है हाई ऑल्टीट्यूड पे और एक है प्लेन्स पे। अब क्वेश्चन पूछ रही हूँ, सिर्फ 5 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करके खुद से सोचना कि इन दोनों में से ज्यादा प्रेशर किस पे लग रहा होगा, जो पर्सन प्लेन पे है या जो हाई ऑल्टीट्यूड्स पे है, ज्यादा प्रेशर किस पे लग रहा होगा? ठीक, अब आंसर क्या हुआ इसका कि अगर हम बात करते हैं इसकी, तो इस पे पूरा एटमॉस्फेयर, जितनी भी ऊपर एटमॉस्फेयर है, पूरा प्रेशर यहाँ लग रहा है, तो इसका प्रेशर होगा ज्यादा, राइट? क्योंकि वो हाई ऑल्टीट्यूड पे है, तो ये जो एटमॉस्फेयर है बीच के, इनका प्रेशर तो उस पे लग नहीं रहा है, इस पे ऊपर वाली एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है, तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो होगा कम, राइट? तो हुआ क्या, जो पर्सन था प्लेन पे, वहां पे प्रेशर ज्यादा है पूरे एटमॉस्फेयर का, जो पर्सन है एट हाई ऑल्टीट्यूड वहां पे प्रेशर होगा कम। प्रेशर कम का मतलब सॉल्युबिलिटी कम, यही मतलब हुआ ना, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी भी कम। तो जैसे ही प्रेशर कम हुआ, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड कम हो गया, राइट? जैसे ही ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ब्लड में कम हुई तो होगा क्या, सफोकेशन स्टार्ट हो जाएगी।
या फिर एंजाइटी उसे महसूस होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो कंडीशन है जिसमें जो पर्सन है वो एंजियस हो जाता है, उसको सफोकेशन हो जाती है, या उसे अंदर से ऐसा लगता है कि वो बीमार हो रहा है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एनॉक्सिया। एनॉक्सिया, राइट। इसमें होगा क्या, क्योंकि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से उसे सफोकेशन महसूस होगी, और उसी कंडीशन को हम बोलते हैं एनॉक्सिया। तो हाई ऑल्टीट्यूड पे एनॉक्सिया क्यों होता है, तो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ हेनरीज लॉ कि हाई ऑल्टीट्यूड पे प्रेशर होता है कम। प्रेशर कम मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी कम। अगर ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम है मतलब जो ब्लड में ऑक्सीजन डिसॉल्व हो रही है वो कम डिसॉल्व होगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का सप्लाई कम लगेगा और उसको सफोकेशन महसूस होती है। तो जब भी माउंटेनियरिंग या हाई ऑल्टीट्यूड्स पे कोई जाते हैं तो मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं। तो रीजन क्या हुआ, क्योंकि प्रेशर कम होने की वजह से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो ये तीनों के तीनों जो हमारे पास एप्लीकेशन है, यहाँ पे हेनरी लॉ का ही यूज हो रहा है। हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक्स था, प्रेशर बढ़ा, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई कार्बन डाइऑक्साइड की। स्कूबा डाइविंग है, प्रेशर बढ़ा तो अंदर क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई नाइट्रोजन की। सेम यहाँ पे भी हाई ऑल्टीट्यूड्स पे प्रेशर कम हुआ तो सॉल्युबिलिटी कम हो गई ऑक्सीजन की इन ब्लड। तो ये सारी की सारी क्या है, हेनरीज लॉ की ही एप्लीकेशन है। तो हेनरीज लॉ क्या होता है, डिफाइन मैंने कर दिया स्टेटमेंट। न्यूमेरिकल फॉर्म क्या होती है, उस पर न्यूमेरिकल्स एक बार खुद से ट्राई करना, और ये है उसकी एप्लीकेशंस। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक था हेनरीज लॉ। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट अपना लॉ, दैट इज राउल्स लॉ, राइट। थैंक यू।